तो 26 मई को पहली बार मीडिया में, टेलीविजन पर ये बात चली कि करगिल में युद्ध शुरू हुआ है भारत और पाकिस्तान में। पूरा ये रेंज जो है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही है पाकिस्तान के साथ जो संलग्न है। कोई प्रूफ नहीं था कि घुसपैठ हुई है। घुसपैठ मीन्स कि भारत के इलाके में पाकिस्तानी सेना और वहाँ के मिलिटेंट जो है घुस आए हैं। वो फिर कुछ चीजें लेने के लिए यहाँ बाजार तक आते थे और वो सर्विलांस पे भी नहीं थे। आर्मी भी उतनी मूवमेंट नहीं होती थी। सबसे लास्ट गाँव है वो इंडियन साइड का मशको विलेज, वहाँ पर जो है तब पाकिस्तानी जो परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जी, तो उन्होंने वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। तो अगर आर्मी चीफ उनके विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ रही और पकड़ भी थी और पूरी तरह से पोस्ट भी थे। उन्होंने पूरी तरह से कब्जा किया था, इलीगल कब्जा किया था। एक एयरफोर्स का विमान रैकी के लिए निकला, उसको गिराया गया था तोलोलिंग पर। वहां पर जो है हमारे 13 जवान जो है शहीद हुए थे उस क्रैश में। उसी के साथ जो है लड़ाई शुरू हुई और उसमें 2 महीने लगे। सबसे ज्यादा बदलाव जो है खुशहाली आई है इस पूरे क्षेत्र में। उसी युद्ध के कारण जो है विकास इस पूरे क्षेत्र का भी हुआ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 25 साल विजय के। 25 साल पहले इन्हीं चोटियों पर हिंदुस्तान ने अपनी फतह हासिल की थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, उनको यहाँ से डिसग्रेसफुली एविक्ट किया था। ये वो शब्द हैं जो कारगिल वॉर मेमोरियल पर लिखे हुए हैं। 25 साल पहले हुई लड़ाई के नतीजे में क्या क्या बदलाव हुए, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने का हमारा प्रयास है। और उसी सिलसिले में हम अशरफ अनी जी के साथ में हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इंडिया टुडे आज तक के लिए। ये ब्यूरो J&K हैं और ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने कारगिल वॉर की न्यूज़ को ब्रेक किया था। बहुत बहुत स्वागत है सर ऑन टॉप की इस बातचीत में। सर, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि 25 साल हो गए हैं उस ज़माने को जब इन्हीं चोटियों पर आपने जंग को होते हुए देखा, और जब ये पहली बार आपको पता चला, जब एक लीड आपके पास में आई कि कुछ गड़बड़ हुई है कारगिल में, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप श्रीनगर में थे, तो वो जो लीड थी, क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपको किन शब्दों में पता चला था कि कुछ हुआ है? बहुत ही दिलचस्प बात हुई आपने कही कि दरअसल जो लद्दाख और करगिल को जोड़ने वाली सड़क है, एक ही सड़क अभी भी है, वो श्रीनगर करगिल लेह हाईवे है। यही रास्ता जो है नेशनल हाईवे 1A कहलाता है, जो पूरे देश को लद्दाख क्षेत्र के साथ जोड़ता है। 25 साल हो गए हैं अब करगिल युद्ध को, लेकिन 1999 यानी 25 साल पहले परिस्थितियां बहुत अलग थी। सर्दियों के दौरान क्या होता था कि कम से कम 4 से 5 महीने तक श्रीनगर करगिल हाईवे बंद रहता था। उस पर काफ़ी सारे स्नो एवलांच आते थे। वो सड़क हर साल दोबारा बनानी पड़ती थी। और अभी भी अगर आप सड़क पर चलेंगे, जोजिला पास जो है वो ऐसा पास है, अब तो थोड़ा काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले वो काफ़ी नैरो था, उस पर मुश्किल से जो है कच्चा रहता था और उस पर मुश्किल से जो है गर्मियों के दौरान गाड़ियां चल पाती थी। वो भी मतलब तब गाड़ियां भी छोटी ही थी, वही चल पाती, तो काफ़ी मैक्सिमम 12 फीट का वो सड़क रोड था। तो सर्दियों में ऐसा माना जाता था कि इस इलाके को भूल ही जाते थे। संचार की व्यवस्था भी नहीं थी, टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो 6 महीने के लिए भगवान भरोसे ये पूरा रीजन जो है लद्दाख करगिल द्रास रहता था। तो जाहिर है अब यहाँ पर नियंत्रण रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, और अगर हम आगे लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे तो चीन के साथ सीमा लगती है। इन पर सेना की तैनाती थी दोनों जगहों पर, लेकिन बहुत कम। अगर हम द्रास की बात करें तो यहाँ एक ब्रिगेड थी द्रास में, कोर वगैरह कुछ नहीं था। तो उस बीच जो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने का, जो श्रीनगर और करगिल हाईवे खुलने का लोगों को काफ़ी इंतज़ार रहता था कि कब खुलेगी, क्योंकि ज़रूरी चीज़ों की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा विंटर में होती थी। फ्रेश वेजिटेबल नहीं हो पाते थे, जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स थे लोगों के सर्दी में सर्वाइव करने के, उन्हीं को अडॉप्ट किया जाता था लोगों का। सूखी हुई सब्जियां खाना, बाकी चीज़ें खाना। तो उस बीच जो है कि काफ़ी ताख़ीर हो रही थी, आखिर रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है, अप्रैल में खुलना चाहिए था, नहीं खुल रहा है। तो उसी बीच कभी जो है मई में, अप्रैल के एंड में जो है जम्मू श्रीनगर और करगिल का रास्ता खुल गया, 9 अक्टूबर में बंद हो गया था। उसमें
ये क्षण बातें कुछ ट्रक वालों से पता चली कि मूवमेंट पर आगे नहीं जाने आगे दे नहीं जाने देने, सोनमर्ग के आगे नहीं जाने दे सोनमर्ग के आगे नहीं। वजह क्या है कि कहा कि कुछ लड़ाई चल रही है। आर्मी को भी ये पूरा मई के पहले हफ्ते में उनको पता चल गया था कि इस तरह से घुसपैठ हुई है, तो वो भी अपनी तरह से एनालाइज करने में उनको टाइम लग रहा था। वो आपने भी जाना होगा जब आप ताशी नामग्याल से जी। मिले, जो सबसे पहला चरवाहा था जी, जिसने जी। बोला इस तरह की बातें हैं। तो फाइनली 26 मई को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट थी, तो श्रीनगर में एक प्यारो हुआ करते थे, वो काफ़ी मीडिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, मेजर पुरुषोत्तम। लैंडलाइन थी श्रीनगर में, तो उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया, कहा कि आप करगिल जाना चाहती हो, हम कुछ मीडिया वालों को काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं, हम 26 मई को हम छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। तो हम जो ही श्रीनगर से 4 पत्रकार हम एम्बेसडर गाड़ी में बैठे, हम जब जोजिला के पास सोनमर्ग से थोड़ा आगे आए, उसी दिन जो है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिखी जहाज़ों की, जो ये अपने फाइटर जेट्स हैं। तो उसी दिन पहली स्ट्राइक जो है इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व हो गई 26 तारीख से। तो हमने वो विजुअल जो है पहली बार हमने आज तक को भेजा, पूरे विश्व में फिर वही विजुअल चला, CNN, IBN पे, BBC पे, इस तरह से करगिल युद्ध की शुरुआत हुई है, इस तरह से घुसा है। तो फिर बाकी सब चीज़ें सामने आई, दुनिया भर के जर्नलिस्ट्स फिर यहाँ पर आए, सैटेलाइट फोन्स हुआ करते थे तब, ये चीज़ें नहीं थी। तो 26 मई को पहली बार मीडिया में, टेलीविज़न पर ये बात चली कि करगिल में युद्ध शुरू हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, उससे पहले बस आपको इस तरह की खबरें ट्रक ड्राइवर्स बता रहे थे कि जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों के मन में डाउट्स होते होंगे ना, आपने पता करने की कोशिश करते होंगे कि भाई रास्ता तो खुल जाना चाहिए था अभी तक के, तो आपने लोगों से पूछा भी होगा। तो तब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले किस तरह की बातें आती थी कि क्योंकि हमें बताया गया कि द्रास खाली हो गया था, जो हमारे पीछे टाउन है, यहाँ से लोग चले गए थे, यहाँ शेलिंग हो रही थी, आगे का जो आगे और टाउन्स है करगिल, वहाँ पे भी और स्थिति खराब थी, वहाँ तक के शेलिंग हो रही थी। तो इन चीज़ों के बारे में कब पता चला कि सिविलियन लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई है? नहीं, दरअसल अगर हम शेलिंग की बात करें, वो 99 से पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा होती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीज फायर नहीं था, वो 2002 में हुआ था फिर। तो ये एक डेली रूटीन हुआ करता था, कश्मीर में भी और यहाँ करगिल में भी, क्योंकि बिल्कुल आसपास बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ से भी इन चोटियों के कितने पीछे होगी सर LOC? 4 किलोमीटर, यहाँ टाइगर हिल के उस तरफ 4 किलोमीटर, और ये ऑलमोस्ट ऑल इस पाकिस्तान बिल्कुल हमारे इस तरफ है, और ये पूरा भारत का इलाका है, और पूरा ये रेंज जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही है पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगा। तो उसमें क्या होता था कि उसमें शक हुआ कि ये शायद रूटीन शेलिंग है। उस बात का कोई प्रूफ नहीं था कि घुसपैठ हुई है। घुसपैठ मीन्स कि भारत के इलाके में पाकिस्तानी सेना और वहाँ के मिलिटेंट जो है घुस आए हैं। उसका प्रूफ जो है वो मई के दूसरे हफ्ते में ही सिद्ध हुआ, जब एक तो वहाँ मशकू वैली में, मशकू में नहीं, अपना बटालिक सेक्टर में जब पता चला कि इस तरह से पहाड़ की चोटियों पर कुछ पोस्ट बने हैं, और उसके साथ साथ फिर द्रास में भी पता चला। द्रास में भी कुछ दुकानदारों ने, यहाँ पर 5-6 दुकानें, टोटल 6 दुकानें थी द्रास में तब। छोटा सा कस्बा, कस्बा भी क्या, गांव था एक, बिल्कुल बहुत कच्चे घर थे। ये जो अभी आप यहाँ इतने हैबिटेट देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। छोटा सा कच्चे घर थे, 1-2 दुकानें थी उनके पास भी। आप समझ सकते हैं विंटर में कितना स्टॉक होता। तो वहाँ पर ये बातें हुई थी कि कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पर दुकानदारों से सामान खरीदने के लिए, और बाद में फिर ये पता चला कि जो टाइगर हिल के पास और तोलोरिंग के पास घुसपैठ या घुस आए थे मार्च में, वो फिर कुछ चीजें लेने के लिए यहाँ बाजार तक आते थे, और वो सर्विलांस पे भी नहीं थे। आर्मी भी उतनी मूवमेंट नहीं होती थी। विंटर में ऐसे ही जो है खाली पोस्ट्स हो जाते थे। फिर अप्रैल में जाके या मई में जाके पेट्रोलिंग जो है सेना की शुरू हो जाती थी। तो उसके बाद फिर ये कन्फर्म हो गया कि, और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मई के दूसरे हफ्ते में एक एयरफोर्स का विमान, हेलीकॉप्टर रैकी के लिए निकला, उसको गिराया गया था तोलोलिंग पर, बिल्कुल यहाँ से करीब एरियल डिस्टेंस हम देखेंगे 2 किलोमीटर दूर, ये इस पहाड़ पे। ये तोलोलिंग की पीक्स है। हाँ, ये तोलोलिंग की पीक्स है। वहाँ पर जो है हमारे 13 जो है जवान जो है शहीद हुए थे उस क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में। लेकिन उसको क्रैश करवाया गया था, गिराया गया था तोलोलिंग से उस पर फायर करके। तो उसके बाद फिर पूरी तरह से कन्फर्म हो गया, फिर पूरी मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। फिर आर्मी ने भी जो है पेट्रोलिंग जो है पहले पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हुए फिर आगे जाना शुरू किया, और फिर उसी के साथ जो है लड़ाई शुरू हुई, और उसमें 2 महीने लगे जब तक पूरी तरह फिर आर्मी को ये कन्फर्म हुआ कि कहाँ पर घुसपैठिए बैठे हैं, और फिर उनको वहाँ से खदेड़ने का काम शुरू हुआ।
सर एक बार बस थोड़ी सी ज्योग्राफी हमारे दर्शकों के लिए एस्टैब्लिश कर दीजिए। आप बता रहे हैं कि तोलोलिंग से फायर आता था, द्रास जो टाउन हमारे पीछे दिख रहा है वहां से पाकिस्तानी ट्रूप्स खरीदारी कर रहे थे, और ये बताते हैं कि यहाँ पीछे जो मशको गांव वहां पे हेलीकॉप्टर उतरा था परवेज मुशर्रफ का। हाँ, मैं तरह अपने कैमरे को भी दिखाऊंगा। ये आप देख लीजिए, वो लास्ट वाला जो गांव है ना, वो बिल्कुल जहां पर वो टावर्स लगे हैं, ये तो टाइगर हिल है जो बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जो वो सबसे लास्ट गांव है वो इंडियन साइड का मशको विलेज, वो वहां पर एक मैदान है, यहाँ से भी दिखता है। वहां पर जो है तब पाकिस्तानी जो परवेज मुशर्रफ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जी। तो उन्होंने वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना कंट्रोल जो है उन घुसपैठियों ने, अगर आर्मी चीफ उनके विजिट कर रहे हैं इसका मतलब उनकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ रही और पकड़ भी थी, और पूरी तरह से पोस्ट भी थे, उन्होंने पूरी तरह से कब्जा किया था, इलीगल कब्जा किया था। उसके बगल में आप ये जो टाइगर हिल आप देख रहे हैं, टाइगर हिल के बगल में आप जाएंगे तो बत्रा टॉप जो काफी फेमस है, उसके बगल में। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे आप पॉइंट 5120, उसके बाद फिर ये पूरा जो है ये तोलोलिंग टॉप्स, हाँ, ये जो सफेद जिसमें आपको बर्फ दिख रहा है, अब वहाँ पूरी तरह से जो है पोस्ट अपनी इंडियन आर्मी की जगह जगह पर है। अब तो पूरी उसके पीछे अच्छा, अभी फौज बैठी हुई है उसके पूरी तरह राउंड द क्लॉक। पहले तो हुआ नहीं करती थी, अब पूरे इस रिज पे साल भर, जबकि सर्दियों के दौरान यहाँ टेम्परेचर -60 तक भी जाता है, वहां पर जो है फौज की तैनाती रहती है। यहाँ तक कि उनको 6 महीने तक कई सारे पोस्ट जो है कट ऑफ रहते हैं नीचे बेस से या ब्रिगेड हेडक्वार्टर से। वहां पर जो है अब पूरी तरह से जो है इस इलाके में इंडियन आर्मी की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पूरी चौकसी भी है, मजबूती भी है। और अब करगिल युद्ध के बाद फिर दोबारा कभी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ, शेलिंग हुई हो या फायरिंग हुई हो या कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई पिछले 20 साल से। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे इन चोटियों के साथ साथ हमारा NH1 चलता जा रहा है और वही पाकिस्तान का प्लान था कि भाई उनको हम कट ऑफ करेंगे। तो अब आर्मी ने ये इंश्योर किया कि चाहे जितनी इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट हो, चाहे जो हाइट हो, चाहे 6 महीने कट ऑफ रहना हो, हमारे जवान वहाँ पे बैठते हैं, ऊपर वो तैनात रहते हैं। तो ये एक चेंज आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया कि अब हम 24/7 पूरे ईयर रहेंगे। इसके अलावा इन 25 सालों में, मतलब क्योंकि एक कोर्स करेक्शन की भी ज़रूरत थी, जैसे आपने ये भी बताया कि अगर वो द्रास से खरीदारी कर रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई हमने ज़रूर अपनी बहादुरी से जीती, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा फेलियर था तमाम एजेंसीज का जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। तो आप अपने करियर में 25 साल से इस एरिया को नोटिस कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे उनमें क्या क्या चीज़ें हुई और आपके हिसाब से क्या क्या गुंजाइश अभी बाकी है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस हुई हैं। चेंजेस सबसे ज़्यादा ये हुई कि ये एक फार फ्लंग एरिया था। करगिल युद्ध के बाद इस पूरे इलाके को पहचान मिल गई, लोग जानना चाहने टूरिज्म थोड़ा आ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना डेवलपमेंट देश के बाकी हिस्सों और इलाकों के मुकाबले में इस क्षेत्र में हुआ है वो बिल्कुल अनपैरेलल है। अभी आप आए होंगे यहाँ इस पॉइंट पर जिसको चेंगोलिम व्यू पॉइंट कहा जाता है, यहाँ तक भी जो है आपको ब्लैक टॉप रोड मिल रहा है। तो यहाँ तक ही नहीं है, आप जितने भी पोस्ट्स हैं आगे फॉरवर्ड पोस्ट, टाइगर हिल तक भी जो है भारतीय सेना रोड जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा उसे कन्वीनियंट हुआ है। न सिर्फ यहाँ, LAC में भी वही नीति अपनाई है भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने। वहाँ पर भी रोड्स का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, अब चाइना के साथ जिस अंदाज से LAC के उस पार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 50 साल में खड़ा किया है, उसकी भरपाई करने की कोशिश पूरी तरह से अब जो है BRO और भारतीय सेना और भारत सरकार की तरफ से हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपने नेशनल हाईवे 1A की बात की, जो कि एक लाइफ लाइन है पूरे इस क्षेत्र के लिए। उस को न सिर्फ 2 लेन बना दिया गया है, बल्कि ऐतिहासिक और मतलब एक गेम चेंजर जो होगा वो जोजिला टनल है जो भी बन रही है। मेरे ख्याल में अगले साल जो है वो शुरुआत होगी। फिर राउंड द वीयर भारतीय सेना के लिए साथ साथ आम लोगों के लिए जो है ये क्षेत्र जो है देश और दुनिया के साथ जुड़ा रहेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अब तो कम्युनिकेशन और IT का ज़माना है। अब आपको लद्दाख क्षेत्र में, करगिल क्षेत्र में कहीं पर भी इंटरनेट भी मिल रहा है, मोबाइल भी मिल रहा है। तो जाहिर है कि जब वो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ आर्मी और आर्मी ऑपरेशंस के लिए भी बहुत बड़ा एक लाभ है और एक एडवांटेज है।
सर एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है कि एक एक इस सूबे के बाशिंदे के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ, एज अ जर्नलिस्ट आपने अपना एक्सपर्टीज जरूर शेयर किया है। 25 साल पहले आपने वॉर कवर की और आप आज 25th एनिवर्सरी जो हमारे विजय दिवस की जो 25वीं सालगिरह है उसको भी अटेंड कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील कर रहे हैं आप? फील मैं यही कर रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ, साल में चाहे एक बार आऊँ, 2 बार आऊँ, मुझे वो दिन एकदम सामने आ जाते हैं कि क्या हालत थी। मैं द्रास में अकेला खड़ा, बाज़ार में कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। ब्रिगेड में आग लगी हुई है जो जिसमें उसमें कोई गोला क्योंकि गिरा था। एचक्यू पे भी शेलिंग हुई हाँ, थी। हाँ, उसपे शेलिंग हुई थी, उसके कारण उस ऑयल डिपो में आग लगी हुई थी। आर्मी के जवान भी नज़र नहीं आ रहे थे, वो उन्होंने बेसेस अपने शिफ्ट किए थे यहाँ से। तो हर तरफ सन्नाटा था। अब आते हैं, अब द्रास में देखते हैं, अब ट्रैफिक जैम की स्थिति वहाँ पर होती है। जो एक छोटा-सा 10 घर या 20, वहाँ पर इतना गाड़ियाँ, हर गाँव में आप जाइए तो व्हीकल है, लोगों के पास कन्वीनियंस है, घर अच्छे बने हैं। पहले बहुत ही लाइफ़ जो है काफ़ी टफ़ थी यहाँ लोगों की, आम लोगों की। सर्दियों किस तरह से वो अपना गुज़र-बसर करते थे, अब वो भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। मैं कल मशकू वैली में गया था, उन वहाँ पर कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा बदलाव जो है खुशहाली आई है इस पूरे क्षेत्र में करगिल युद्ध के बाद। भले ही करगिल युद्ध जो है, अगर करगिल युद्ध नहीं होता तो शायद ये नहीं होता जो अब हुआ है। उसी युद्ध के कारण जो है विकास इस पूरे क्षेत्र का भी हुआ। न सिर्फ आम लोगों का जनजीवन बदला, बल्कि साथ ही साथ लोगों का जनजीवन जो है वो काफ़ी सरल हो गया है। नहीं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है क्योंकि अगर इस लड़ाई को आर्मी ने लड़ा था तो आर्मी की बहुत हेल्प की है। जो नॉर्मल सिटीजन्स आम लोग थे, चाहे बहुत वो ज़्यादा। द्रास के हों, कारगिल के हों, लेह के हों, जम्मू एंड कश्मीर के भी कई लोगों ने, किसी ने पोर्टर की ड्यूटी दी, किसी ने ट्रक ड्राइवर की ड्यूटी दी, किसी ने ब्लड दिया अपना। वो सारे किस्से हमने सुने हैं, तो हम आर्मी को भी कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं उनकी उपलब्धि पे। और जो लोकल्स हैं, चाहे वो लद्दाख के हों, चाहे वो जे.एंड.के हों, चाहे उनका भी द्रास के। कंट्रीब्यूशन इस लड़ाई को जीतने में रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाइयाँ। आपके लिए भी एक बड़ा मौका है। आपने करियर में एक बहुत बड़ा समय था और और एक उसकी बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो पूरा किया। 25 साल पहले कवर किया वार, और 25 साल बाद यहाँ खड़ा हूँ, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी तरह की स्मृतियों को हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। द्रास से रजत उर्वानी के साथ मैं हूं निखिल। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।